मैं इस वाले वीडियो में ना एक समरी व्यू अपना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले भी रिकॉर्ड किया था, जो मैंने बोला था कि इट इज़ अबाउट द एक्सिस बैंक रिजर्व्स, जो स्टॉक मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आगे जाकर के। तो उसके लिए मैंने वो किया था। तो वो उसमें थोड़ा वॉल्यूम भी कम था और वो खाली ऑडियो था, तो मैंने इसमें थोड़ा वीडियो में कुछ चार्ट्स वगैरह भी करके मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैप्चर करना चाहता हूँ। इससे कोई अगर फायदा उठा सके तो उठा ले। मोटी बात क्या है, अब तक ये समझा जा, और पहली बात मैं ये बता दूं कि ये जो मेरा व्यू है ये मेरा अपना नहीं है। ये मैंने 3 लोगों के व्यूज के ऊपर अपना व्यू बनाया है। और वो 3 लोग एक्चुअली, मेन चीज है ना, जो मेरा बेसिक इंसाइट है वो ये है कि आपको अगर कोई व्यू बनाना है तो आपको वो चीज समझने की जरूरत नहीं है उतना, जितना कि आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन बंदा है जिसने वो बात ढंग से समझी हुई है। तो जो मनी सप्लाई है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है या मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे, बट मोर इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट्स पे, क्योंकि अपने को फाइनेंशियल मार्केट से मतलब है। इस पे हर एक का अलग अलग व्यू है। मतलब कम से कम इसमें 15 व्यूज होंगे अलग अलग, या 50 व्यूज होंगे अलग अलग। तो हमारा जो जजमेंट वाला काम है या कॉग्निशन वाला काम है, स्मार्टनेस वाला काम है, वो ये है कि ये समझना कि किस बंदे के ऊपर आप बेट करो, किस बंदे की आप बात आपको ज्यादा लॉजिकल लग रही है। तो इसमें मुझे 3 बंदों की बात लॉजिकल लगती है, जिसमें से यहाँ पर मैं एक बंदे को रेफर कर रहा हूँ जो सिटी बैंक का ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट था। अभी उसने अपनी फर्म चालू कर दी है जिसका नाम है मैट किंग। ये बंदा मुझे देखने से ही अच्छा लग रहा है, शक्ल से अच्छा लग रहा है। मैं अभी दिखाऊंगा उसकी शक्ल। मैं क्रेडिबल लग रहा है, ऑनेस्ट, क्रेडिबल एंड इंडिपेंडेंट थिंकर। ये है बेसिकली, यहाँ देख सकते हैं ये जो बंदा है मैट किंग है। ऑनेस्ट, क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट थिंकर। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बंदे के अंदर डेप्थ होनी चाहिए, बंदे के अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए और क्रेडिबल लगना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा है या डिप्लोमेटिकली, क्योंकि मार्केट में वो नहीं चलता। वो एज अ सीईओ या एज ए पॉलिटिशियन चल जाएगा, बट मार्केट में तो वो बंदा चाहिए जिसको फंडा है, जिसका जजमेंट है और इंडिपेंडेंट जजमेंट है। तो मैंने इसके ऊपर बेस किया है। एक और इकोनॉमिस्ट है लिन एल्डन, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके भी इसी तरह के व्यूज हैं। और एक और बंदा है रसल नेपियर, उनके ऊपर मैंने, बट मेनली मैं मैट किंग के ऊपर मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो मोटा पॉइंट क्या है? मोटा पॉइंट ये है कि हम सब क्या सोच रहे हैं, ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये है बेसिकली फेड की, यूएस का जो फेड रिजर्व है उसकी बैलेंस शीट। और हम देख सकते हैं कि ये 2022 के बाद से, जैसे कोविड में ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट, और उसके बाद से ये रिडक्शन हो रहा है, जिसको लोग क्यूटी बोल रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने जो बात समझाई कि ये क्यूटी नहीं है। इसने जो फॉर्मूला दिया है कि एक्चुअली होता क्या है, कि इसमें तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि उसकी बैलेंस शीट का साइज, यानी कि या तो एसेट्स या लायबिलिटीज कितनी है। तो लायबिलिटीज घट रही हैं, बट उसने बोला कि नहीं, उसकी लायबिलिटीज में से आपको 2 चीजें और माइनस करनी पड़ेंगी। वो है ट्रेजरी जनरल अकाउंट और रिवर्स रिपो। वो माइनस करनी पड़ेंगी, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा अमाउंट ऑफ रिजर्व्स जो फेडरल रिजर्व के पास है। मैं उसका एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फिर मैं लौट के इस टाइम स्टैम्प पे आऊंगा। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, अलग से ही बना लेता हूँ, क्योंकि फिर ये वाला टाइम स्टैम्प मिस हो जाएगा। मैं वो एक बार चार्ट दिखाना चाहता हूँ इसका, जो फॉर्मूला है जो इसने बताया है, जो अगेन मेरा अपना जजमेंट है कि मुझे वो क्रेडिबल लग रहा है। हम सबको अपने अपने अलग जजमेंट्स लेने हैं। अगेन वी हैव टू स्टैंड ऑन द राइट शोल्डर्स। जजमेंट इज अबाउट कि कौन से शोल्डर पे आप स्टैंड करना चाहते हो। ये है वो फॉर्मूला, ये है बेसिकली। सिक्योरिटीज का मतलब हो गया कि या तो एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, ठीक है, जो साइज ऑफ द बैलेंस शीट है वो ये है। तो उसने बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये रिजर्व्स। और उसने बोला रिजर्व्स मैटर करते हैं। और उसमें भी वो क्या बोल रहा है कि चेंज इन रिजर्व्स मैटर करता है। यहाँ मेरा थोड़ा डिफरेंस है कि चेंज इन रिजर्व्स से क्या होता है कि चेंज इन रिजर्व का मतलब हो गया फ्लो, कि कितना नए रिजर्व्स आए या घटे। तो वो ये बोल रहा है उससे, अगर सपोज $500 बिलियन का इंजेक्शन आ गया, तो उससे वो मनी डिप्लॉय होगा मार्केट में और उससे मार्केट एकदम शूट अप करेगा। मेरा व्यू है कि इवन द स्टॉक ऑफ द रिजर्व्स विल मैटर, क्योंकि वो स्टॉक फिर जो बड़ा हो गया अगर वो स्टॉक, तो वो रोटेट करेगा। ऑब्वियसली बात है कि फ्लो आने से एक इंजेक्शन आता है, और इंजेक्शन आने से एक इमीडिएट आपको इम्पैक्ट दिखेगा। बट मुझे लगता है ओवरऑल मैं दोनों चीजों को लेकर चलूंगा। तो मोटी बात है कि हमें ये ध्यान देना है कि सिर्फ साइज ऑफ द बैलेंस शीट में तो सिर्फ सिक्योरिटी आ जाता, ये हो जाता, राइट, दिस इज द साइज ऑफ द बैलेंस शीट। बट वो बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से आपको ट्रेजरी जनरल अकाउंट और रिवर्स रिपो फैसिलिटीज माइनस करनी पड़ेंगी। तब आपको पता चलेगा। ये जो डिफरेंस है ये बताता है कि फेड के पास कितने बैंक रिजर्व्स हैं, यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं यूएस में, उन्होंने कितने रिजर्व्स फेड के पास अपने रखे हुए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ट्रेंड दिखा देता हूँ कि क्या ट्रेंड है सिक्योरिटीज का और क्या ट्रेंड है रिजर्व्स का चार्ट में। तो ये हो गया सिक्योरिटीज का ट्रेंड, ये बैलेंस शीट का साइज है, ठीक है। तो इसमें साथ देख सकते लग रहा है कि क्यूटी हो रहा है क्योंकि ये घट रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक अलग
फंक्शन मैं इसका चेंज कर देता हूँ कलर, ये ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसका कलर पता नहीं कैसे चेंज होता है, नो आइडिया। तो इसका चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ना ग्लोबल लिक्विडिटी, ये जो चार्ट है इसका चेंज कर देता हूँ। चलो इसको मैं रेड कर देता हूँ। ओके, तो ये है जिसमें से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है। बेसिकली जो ब्लू लाइन थी वो सिक्योरिटीज थी, वो बैलेंस शीट थी, राइट? बैलेंस शीट, राइट? ब्लू लाइन थी बैलेंस शीट जो घट रही है। लेकिन अब इसमें से हमने दो चीजें माइनस कर दी हैं। हमने ट्रेजरी जनरल अकाउंट माइनस कर दिया। अभी आप डेल्टा को भूल जाओ, ठीक है? चेंज को भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो, विदाउट द डेल्टा इक्वेशन पे ध्यान दो। तो ट्रेजरी जनरल अकाउंट माइनस कर दिया है और रिवर्स रिपो माइनस कर दिया है। तो ये हमें रिजर्व बता रहा है। तो ये जो लाइन है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ ग्लोबल लिक्विडिटी, ये लेकिन ये है यूएस लिक्विडिटी। मैं बाद में ग्लोबल लिक्विडिटी भी बताऊंगा। मैंने इधर जो सारे लिखे हुए हैं वो ग्लोबल लिक्विडिटी ईयू का और चाइना का और जापान का और इंडिया के आरबीआई की लिक्विडिटी भी है। बट अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने अभी इस फॉर्मूले में मैं दिखा दूं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें रखी है। मैंने बाकी सारे बैंक की मनी सप्लाई और बैलेंस शीट नहीं रखी है, ठीक है? सिर्फ यूएस का दिखाने के लिए कि यूएस के रिजर्व। अब इसमें क्या बात निकल के आ रही है कि बैलेंस शीट तो रिड्यूस कर रही है, लेकिन जो रिजर्व्स हैं वो कंसोलिडेट, मतलब एक तरीके से वो फ्लैट है, राइट? शुरू में तो बिल्कुल सेम ट्रेजेक्टरी थी, तो मार्केट भागा था, राइट? ये कोविड के बाद से मार्केट भागा। अब जो टाइटनिंग तो हो रही है बैलेंस शीट की, लेकिन रिजर्व्स के लेवल पे इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि अपना जो ये दोनों चीजें हैं ये घट रही हैं, टीजीए और आरआरपी, ये घट रही हैं ये चीजें। तो मोटी बात है कि ये मेट्रिक अपने को देखने का है, जो मेट्रिक घट नहीं रही है, ठीक है? वो घटी थी यहाँ पर, लेकिन फिर वो, अब इसका डायनेमिक्स अलग से समझना पड़ेगा कि ये ट्रेजरी जनरल अकाउंट आरआरपी के बारे में क्या आउटलुक है। बट अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूएस की लिक्विडिटी अगर आपको समझनी है तो यूएस की लिक्विडिटी के लिए ये लाल वाला आपको देखना पड़ेगा। तो यूएस की लिक्विडिटी यानी कि यूएस का रिजर्व्स घट नहीं रहे उतना जितना कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को देख करके लग रहा था। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। रिजर्व्स, रिजर्व बैंक के पास हैं। अब उसमें से कुछ रिजर्व्स तो उनके जो है ना, जैसे वो होता है कैश रिजर्व रेशो जो होता है, कि कुछ रिजर्व्स तो उनको रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास, क्योंकि उनके डिपॉजिट बेस उतना है, राइट? उनकी लायबिलिटी बेस उतना है। तो उनको उसका जितना भी होता है, आई डोंट नो 2% 3% जितना भी होता होगा, वो तो रखना ही पड़ेगा, उसका वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक्सेस रिजर्व उसके ऊपर क्रिएट हो गए, सपोज $5 बिलियन के किसी एक बैंक पे एक्सेस रिजर्व क्रिएट हो गए, तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि उसके ऊपर वो अपनी लोन बुक और बढ़ा ले, क्योंकि वो लेंड कर सकता है उतना, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है रिजर्व में, उतना डिपॉजिट बेस है, उतना पैसा है। मैं शायद पहले गलत बोल गया कि उसको अपने लाइव डिपॉजिट के हिसाब से रिजर्व रखने, उसको अपनी लायबिलिटीज के हिसाब से रिजर्व रखने पड़ते हैं, ठीक है? वो जो भी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटी बात यह है कि जितना उसके पास रिजर्व एक्सेस में है, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है आरबीआई की या फेड की, उसके ऊपर जो एक्सेस है वो 5 बिलियन है सपोज, तो उस 5 बिलियन को वो यूज कर सकता है या तो एडिशनल अपनी लोन बुक को ग्रो करने के लिए एडिशनल लेंडिंग कर सकता है, या फिर अगर उसको ऐसा लगे कि सपोज वो लेंडिंग क्यों करेगा, अगर उसको लगे कि यार या तो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, या फिर उतना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या रिसेशन आने वाला है या स्टैग्नेशन आने वाला है, अगर उसको ऐसा लगे कि इकोनॉमी में अगर रीसब होने वाला है, तो कमर्शियल, उसको यील्ड चाहिए ना, उसको रिटर्न चाहिए और रिस्क कम चाहिए, तो वो कमर्शियल लेंडिंग या रिटेल लेंडिंग या रियल एस्टेट लेंडिंग वो ये सब नहीं करेगा। वो उस रिजर्व के पैसे को मार्केट्स में डाल सकता है, फाइनेंशियल मार्केट्स में डाल सकता है। तो अगर मार्केट्स ऑलरेडी भाग रहे हो, जो भागे हैं कोविड के बाद से, तो बड़ी अच्छी यील्ड मिल जाएगी। ऐसा ही कुछ तो सिलिकॉन वैली बैंक ने भी किया, उनके पास जो भी रिजर्व्स थे उन्होंने बॉन्ड्स वगैरह खरीदे उससे, तो वो बड़े आराम से वो रिजर्व्स को फाइनेंशियल मार्केट में डाल सकता है। इसीलिए बैंक रिजर्व्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बैंक रिजर्व जो एक्सेस हैं वो अभी रियल इकोनॉमी में न जा करके वो एसेट्स में जा रहे हैं। अगर वो जो इकोनॉमिस्ट लियन एल्डन वगैरह ने बताया कि अगर वो इकोनॉमी में जाते हैं, यानी कि अगर उससे लेंडिंग सपोर्ट होती है, लेंडिंग बढ़ती है उससे, तो उससे सीपीआई इन्फ्लेशन, इकोनॉमी का रियल इन्फ्लेशन होता है। लेकिन अगर वही एक्सेस रिजर्व्स अगर एसेट्स में चले जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स में, गोल्ड में, बिटकॉइन में, बॉन्ड्स में, तो उससे एसेट इन्फ्लेशन होता है। तो इसमें व्यू मेरा ये है, एक सेकेंड, मेरा इसमें व्यू ये है कि ये एसेट में चैनलाइज हो रहे हैं एक्सेस रिजर्व्स। अब ये क्यों हो रहा है एग्जैक्टली थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट ये चैनलाइज हो रहे हैं
एसेट्स में। एक सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो ये है पॉइंट कि ये चैनलाइज हो रहे हैं एक्सेस रिजर्व्स एसेट्स में, एसेट इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि रिजर्व्स का क्या लिंक है स्टॉक प्राइसेस से, फाइनेंशियल मार्केट से, और हम देख रहे हैं कि रिजर्व्स डिक्लाइन नहीं हो रही जितना हमें लग रहा था। अब ये तो यूएस की सिचुएशन है। अब थोड़ा सा ग्लोबल लिक्विडिटी भी देख लेते हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब है यहाँ पर इन्होंने ग्लोबल लिक्विडिटी के लिए अभी जो मेरे पास मेट्रिक है वो ये वाली नहीं है, टीजीए और आरआरपी वाली नहीं है। शायद वो इसके लिए नहीं है क्योंकि शायद बाकी बैंक्स में ये कॉन्सेप्ट है नहीं शायद। तो मेरे पास सिर्फ ये मेट्रिक है, बैलेंस शीट वाली। ठीक है, तो मैंने बैलेंस शीट ट्रैक करी है बाकी सारे बैंक्स की। अब देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। ईयू की बैलेंस शीट देखेंगे तो ईयू की बैलेंस शीट, ये हमें ब्लू वाला चार्ट देखना है, वो वाकई में रिड्यूस हुई है। ठीक है, जैसे यूएस की बैलेंस शीट रिड्यूस हुई है, ईयू की भी रिड्यूस हुई है। लेकिन बाकी इकोनॉमीज देखते हैं। जापान की बैलेंस शीट बढ़ रही है, चाइना की बैलेंस शीट बढ़ रही है, इंडिया की बैलेंस शीट बढ़ रही है, इमर्जिंग इकोनॉमीज या ये जो एशियन इकोनॉमीज है इनकी बैलेंस शीट बढ़ रही है। तो अब इससे क्या समझ में आया कि देखा जाए तो इसमें सिर्फ ईयू है जिसकी बैलेंस शीट घट रही है। यूएस की जो बैलेंस शीट है वो मैंने बताया था जैसे कि उसमें रिजर्व्स दिख रहे हैं, तो वो घट नहीं रही है, वो कंसोलिडेट हो रही है, और वो हो सकता है वो ऊपर भाग जाए। और बाकी सारी जो इकोनॉमीज हैं, एशियन इकोनॉमीज हैं, वो उनकी बैलेंस शीट बढ़ रही है। तो मोटा मोटा इसको मान सकते हैं कि लिक्विडिटी टाइटनिंग नहीं हो रही है। अभी कुछ टाइम के लिए लिक्विडिटी कंसोलिडेट हो रही है, इमर्जिंग मार्केट्स को दिखाया जाए तो थोड़ी थोड़ी बढ़ी रही है। अब आगे जाकर के ये, बिकॉज मुझे लगता है कि ये लिक्विडिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म मुझे समझना पड़ेगा, बट क्योंकि यूएस को अपनी डेट सर्विस करनी है तो और मनी प्रिंटिंग करेगा, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन वो जो और मनी प्रिंटिंग करेगा उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगा यूएस की। अब सोचो अगर यूएस की बैलेंस शीट जो हमने यहाँ पर देखी थी, ये वाली ब्लू वाली, अगर अब ये किसी वजह से बढ़ना चालू हो जाए, जैसे अब इंटरेस्ट रेट तो घटा ही दी है, क्या पता बैलेंस शीट बढ़ना चालू हो जाए, या फिर जो टीजीए और आरआरपी है ये डिक्लाइन होना चालू हो जाए। ये भी अभी सिग्निफिकेंट अमाउंट है इसमें, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कितना अमाउंट है इसमें। जैसे ये है आरआरपी, राइट, अभी भी इसमें 200 बिलियन बचा हुआ है, 130 बिलियन बचा हुआ है, ये और घटना चालू हो जाए। ये घट रहा है, देखो साफ दिख रहा है, तो घटने से अपने को लिक्विडिटी बढ़ती है। ट्रेजरी जनरल अकाउंट 800 बिलियन, राइट। तो अभी 800 बिलियन ये और 100 बिलियन ये, 900 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है घटने की। तो अगर ये घट गया तो ये जो इम्पैक्ट है ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है, मतलब 1 ट्रिलियन के आसपास का अमाउंट है। तो 1 ट्रिलियन के अमाउंट के आसपास का अमाउंट है, तो बेसिकली ये जो टाइटनिंग कर रहे हैं ये घट गया तो ये अमाउंट 6.9 से, ये वाला ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक बढ़ सकती है। और अगर बैलेंस शीट रिडक्शन खत्म हो गया तो फिर ये और ऊपर जा सकती है वैल्यू। तो उससे जो ये रेड लाइन है ये और ज्यादा ऊपर चली जाएगी। रेड लाइन 1 बिलियन तो ऐसे ऊपर चली जाएगी, 1 ट्रिलियन जो मैंने बताया था, 900 बिलियन। तो ये मुझे समझ में आया। नेट नेट में एक बार समराइज करता हूँ कि पहला मैसेज ये है कि क्यूटी दिख रही है लेकिन वाकई में नहीं हो रही है क्योंकि रिजर्व नहीं घट रहे हैं। दूसरा, सिर्फ ईयू की जो बैलेंस शीट है वो घट रही है, बाकी सारे जापान, चाइना, इंडिया की बैलेंस शीट बढ़ रही है। तो ये टोटल मिलाकर के ग्लोबल लिक्विडिटी का सिनेरियो आता है जो इस वाले चार्ट में हम देख सकते हैं। पहले मुझे क्लियर नहीं था कि किस किस की देखी जाए, लेकिन यहाँ पर बीओजे ले रखा है, फेड ले रखा है, ईसीबी ले रखा है, पीबीओसी, मैंने इंडिया का आरबीआई भी ले लिया उसमें। ऑल दो आरबीआई उतना सिग्निफिकेंट नहीं है बट तभी भी ले लिया मैंने। तो ये बेसिकली मेरी एनालिसिस है आपका। इसका कंक्लूजन ये है कि लिक्विडिटी बढ़ रही है और भी बढ़ेगी। इनफैक्ट अभी अगर कुछ क्राइसिस आ गया, रिसेशन टाइप का क्राइसिस आ गया, तो उससे उसको अवॉइड करने के लिए और ज्यादा लिक्विडिटी पंपिंग की जाएगी। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो लिक्विडिटी और पंपिंग की जाएगी। वो किसके थ्रू की जाएगी, बैलेंस शीट की टाइटनिंग को खत्म करके या टीजीआई आरआरपी, एग्जैक्टली मुझे भी क्लियर नहीं है। बट मेरा व्यू फंडामेंटल फोर्स ये है कि डेट फाइनेंसिंग करनी है यूएस को, तो लिक्विडिटी पंपिंग की जाएगी जिसकी वजह से मार्केट्स अगले 3 4 5 साल तक भागते रहेंगे, ये मेरा व्यू है। उसके बाद से फिर डी लेवरेजिंग चालू होगी तो वो बात की बात है, लेकिन तब मार्केट क्रैश करेगा, लेकिन अभी 3 4 साल तक नहीं। हाँ, डिप्स कितने भी आ सकते हैं क्योंकि इतना स्कोप है ऊपर जाने का मार्केट में अभी, तो अक्यूमुलेटर्स पहले शेकआउट क्रिएट करेंगे जो मुझे लगता है कि अभी निफ्टी में हो रहा है। यही पॉइंट है। थैंक यू।